हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस वीडियो में कोई भी और अलग तरीके की बातें नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमारे टॉपिक का नाम पहले लिख देते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारा ये जो लॉ है वो क्या बोलता है उसको एक मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रही हूँ। उसके बाद इसी स्टेटमेंट को हम लोग अच्छे से लाइन बाय लाइन अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये लॉ है, ये लॉ क्या बोलता है? एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट हो इन द यूनिवर्स attract each other with a force, which is directly proportional to the product of their mass and which is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to distance। ठीक है, तो अभी ये जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था हमारे फर्स्ट वीडियो में कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। क्या था डिफरेंस? ग्रेविटी कोई भी दो बॉडी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स था, लेकिन उसमें एक बॉडी तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट था और दूसरा बॉडी क्या होता था? हमारा अर्थ। यहाँ पे हमने क्या बोला है? ग्रेविटी नहीं बोला है, हमने यहाँ पे क्या बोला है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब कोई भी दो एलिमेंट के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ग्रेविटी के बारे में, वहाँ पे मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। तो हमने ग्रेविटेशन का सिंपल बेसिक मतलब क्या बोला था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटेशन। कोई भी दो बॉडी के बीच में जो एक अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा होता है वो क्या होता है? ग्रेविटेशन। तो अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बोल रहे हैं? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब ये जो पूरा हमारा अर्थ है वो हमारा एक यूनिवर्स है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में हो, पूरे यूनिवर्स में से कोई भी दो ऑब्जेक्ट को उठा लो, वो दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब द बोथ ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे मार्कर और मार्कर का कैप ही बोल रही हूँ, मार्कर और मार्कर के कैप भी एक दूसरे को अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, बस एक फोर्स लगाते हैं। जब भी ये इस कैप की तरफ आ रहा है या फिर ये कैप जब इस पेन की तरफ आ रहा है, दोनों ही अपने आप में एक कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के तरफ आने के लिए। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स। कोई भी एक फोर्स लगा के ये दोनों एक दूसरे के पास आता है, और वो फोर्स क्या होता है? वो जो फोर्स होता है, फोर्स को मैं लिख रही हूँ एफ से, द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो फोर्स होता है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जैसे कि मैंने अभी ये बॉडी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये बॉडी और एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मतलब ये दो ऑब्जेक्ट है ना, मतलब इसका कुछ एक मास होगा, इसका मास कुछ अलग होगा। इसी तरीके से दो मास होता है, समझ लो इस कैप का मास क्या है? m1,
इस पेन का मास क्या है m2। तो ये जो दो पेन है, मतलब दो पेन नहीं, एक पेन और एक कैप है, इन दोनों के मास जो भी होता है, इसका अलग इंडिविजुअल मास, इसका अलग इंडिविजुअल मास, इन दोनों के मास का एक प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब m1 इंटू m2। इंटू का साइन बीच में हम देने से भी ठीक है, ना देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मीनिंग इंटू ही होता है। ओके, m1 इंटू m2। और क्या बोला है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब वही फोर्स प्रोपोर्शनल नहीं, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखा जाता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो F भी ऊपर है, न्यूमरेटर में है, M भी न्यूमरेटर में था। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मतलब इनवर्स हो जाएगा, एक ऊपर है और एक नीचे हो जाएगा। जैसे कि ये एक मास है, ये दूसरा एक मास है, इसका मास और इसका मास दोनों का मास सेम होगा, मास मतलब वेट। इसका वेट और इसका वेट सेम होगा नहीं, तो इसका जो अलग, इन दोनों का जो अलग से मास है, इन दोनों को हम लोग सम करेंगे और इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का समझ लो ये डिस्टेंस d है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे। यही एक्चुअली में हमारा होता है क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी को हम थोड़ा सा अरेंज करके अच्छे से हम लोग लिखते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बोलता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी दो ऑब्जेक्ट हो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स। और वो फोर्स क्या होता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये जो दो बॉडी है, इन दोनों बॉडी का जो इंडिविजुअली मास है, इन दोनों मास को हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों के बीच में जो हमारा ये डिस्टेंस है, मतलब इस पेन से इस ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम स्क्वायर करके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे। पहले हम स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इतना तक क्लियर है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट में विद थर्ड टाइम रिपीट कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को मेरी तरह ही मैं बोलते बोलते आप लोग सीख भी जाओ, इसके बाद एक बार भी रिवाइज भी ना करना पड़े, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ। अच्छे से एक बार पढ़ लेना, उसके बाद मैं इसको अच्छे से लिख के भी बताऊंगी। Every object in the universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance. Distance between them भी लिख देती हूँ, distance between them. Okay? तो अभी थर्ड टाइम मैंने रिपीट कर दिया हमारे स्टेटमेंट को। इस स्टेटमेंट में आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने तीन बार इस स्टेटमेंट को बोल भी दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया। अभी इस स्टेटमेंट से जो हमारा ये न्यूमेरिकल एक वैल्यू निकलता है, वो कैसे आता है उसको हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए मुझे ये वाला पेज रब करना पड़ेगा, सो इसीलिए मैंने इसके पहले 2-3 बार सेम चीज बता दिया था। ओके, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे मैं इसी चीज को थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है, हाँ क्या हटाना है हमें, ये इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अभी अगर हमें ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, हम लोग जब सम्स करते हैं, वो साइंस में ही न्यूमेरिकल्स हो जाए या फिर मैथ्स में ही न्यूमेरिकल्स हो जाए, क्या हम प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ हमेशा एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम एक इक्वल टू कर देते हैं। लेकिन क्या प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम डायरेक्टली इक्वल टू लिख सकते हैं? नहीं, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल्स में कन्वर्ट करेंगे तब हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो फॉर्मूला है ये ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी फोर्स के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मास, मतलब मास जो होगा वो ऊपर होगा, m1 इंटू m2। इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिस्टेंस का स्क्वायर था, मतलब नीचे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। अभी ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको मैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है और इसका वैल्यू हमारा फिक्स है। ये जो g है, अगर हमें g का वैल्यू चाहिए तो हमें सिर्फ g को एक साइड में रखना पड़ेगा। तो मैं अगर g को इस साइड में लेके चली गई तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप ही कर लेती हूँ। स्टेप बाय स्टेप करूंगी, उसके बाद रख करके मेन आंसर लिख दूंगी, ठीक है। पहले f इधर है, इसके साथ d स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगी, ठीक है। उसके बाद ये जो m1 m2 है ये नीचे आ जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या है, क्या बच गया इधर हमारा g। ओके ठीक है। अच्छा तो यहाँ तक ही हम रख सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको ये दिख रहा है, हाँ या इट इज विजिबल। तो यही प्रॉब्लम होता है तो कभी कभी लाइव क्लास में और रिकॉर्डेड क्लास में कि मुझे ये पता नहीं चलता है कि यहाँ पे ये दिख रहा है, इज इट विजिबल और नॉट। अच्छा कोई कुछ भी हो, हम लोग पढ़ने में कोई भी कमी नहीं रखेंगे। सबसे पहले हमने क्या बोला था, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स which is directly proportional to the mass and inversely proportional to the distance। अभी इसी में हमने क्या प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगा दिया। अब ये जो कांस्टेंट हमने लगाया इसका वैल्यू हमें चाहिए, इसलिए इन सबको अगर हम चेंज करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में तो यहाँ से हमें g का वैल्यू पता चलता है 6.67 इंटू 10 to the power -11, ठीक है। जैसे कि फोर्स का कुछ वैल्यू होगा, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ का कुछ वैल्यू होगा, इस मास का कुछ वैल्यू होगा, इस मास का कुछ वैल्यू होगा। इन सब में से सिंप्लीफाई करने के बाद हमें एक वैल्यू मिलता है जो कि हमें डायरेक्टली पता होता है। अगर आपको डिराइवेशन चाहिए अच्छे से पूरा इसको कैसे करते हैं तो ज्वाइन माय नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डिराइवेशन और इसके एप्लीकेशंस के ऊपर एक वीडियो लेने वाली हूँ। ओके तो अभी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या था 6.67 इंटू 10 to the power -11। इसी टर्म को सॉल्व करने के बाद ये आता है। ओके अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जैसे कि मैंने बोल दिया ये मेरे पास एक पेन है, ये मेरे पास इसका वेट कितना है, इसका मास कितना है। मास को हम किस में काउंट करते हैं, यूनिट क्या होता है इसका, केजी। लेंथ को हम मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम कौन से ऐसा यूनिट में मेजर करते हैं, मीटर। ऐसे फोर्स को हम कौन से ऐसा यूनिट में मेजर करते हैं, कौन सा, यस यू आर राइट, न्यूटन। तो फोर्स के लिए हमारा ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। फोर्स है यहाँ पे तो फोर्स के लिए ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। डी स्क्वायर में डी मतलब क्या था, यहाँ पे डी का मीनिंग क्या था, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर को हम स्मॉल m लिख सकते हैं, स्मॉल m का स्क्वायर। ये स्मॉल m और ये स्मॉल m सेम नहीं है, ये मास है और ये मीटर है। मीटर डिवाइडेड बाय ये क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब केजी, सॉरी मास मतलब केजी इंटू केजी। इसको हम अगर सिंगल में लिखना चाहे तो केजी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि है 6.67 इंटू 10 to the power 11। इसका फॉर्मूला है F इंटू डी स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। इसका यूनिट भी कुछ लोगों को याद करने में प्रॉब्लम आता है, लेकिन हमने अगर ये वाला सीख लिया तो ये निकाल सकते हैं हम, क्योंकि फोर्स क्या होता है न्यूटन, डिस्टेंस हम मीटर में मेजर करते हैं, मास हम लोग केजी में मेजर करते हैं। ऐसे हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। इसको मैं एक बॉक्स के अंदर बंद कर देती हूँ, ठीक है। अभी अगर आपको यहाँ पे इन टर्म्स के बारे में पता नहीं है तो टर्म्स के बारे में मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देती हूँ, G फॉर
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद F मीन्स फोर्स, D मीन्स डिस्टेंस, M मीन्स मास। ओके, अभी मैं फिर से एक बार फर्स्ट से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले एवरी ऑब्जेक्ट, इसका स्टेटमेंट में पढ़ रही हूँ, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स। दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them। मतलब समझ लो ये एक बॉडी है, ये एक A बॉडी है, ये एक B बॉडी है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इसके बीच में डिस्टेंस कितने का है, d का। तो ये जो A1 बॉडी है और ये जो B बॉडी है, A और B बॉडी का मास कितना है, m1 इंटू m2 और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, d। तो ये d का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 इंटू m2 एंड देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी इस यहाँ से हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के हमने क्या लिखा था, इक्वल साइन। तो इक्वल टू में हमें क्या लगाना पड़ता है, एक कांस्टेंट, क्योंकि ये ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला चल रहा है। तो इस कांस्टेंट का नाम क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसमें हम m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर होता है। अभी अगर हमें सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को एक तरफ रख के बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ लेके हम चले जाएंगे। जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तब हमें इनको सॉल्व करके एक वैल्यू मिलेगा। फोर्स, डिस्टेंस और मास को सॉल्व करके एक वैल्यू मिलेगा और वो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। उसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर। ये होता है इसका एसआई यूनिट। ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा हमारा, एसआई यूनिट। ओके, तो इसमें जी क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 इंटू m2 होता है मास, ये f होता है फोर्स, d होता है डिस्टेंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है और बहुत बार रिपीट किया ताकि आप लोगों को इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में जाने के लिए और कुछ भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको ऐसे वीडियोस रोज मिलते रहे एंड आप अपने फ्रेंड्स को भी ये सब वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि वो भी कुछ नॉलेज मुझसे ले पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।